पीएमसी जरूरी है क्या? देखिए उसमें ब्रैकेट में कॉल ऐड करता हूँ, बिकॉज होता क्या है, बिकॉज मैं भी 2-3 सोसाइटीज में रिटेनर हूँ, तो उसमें पीएमसी आके फिर जो सौदेबाजी के लिए बैठ गए, क्योंकि उनके बाद टेंडरिंग उन्होंने किया। टेंडरिंग करने के बाद में भाई तुषार सर है, संजय सर है, राम सर है, तो उन्होंने पूछा तुषार सर को भाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट दो, संजय सर को पूछा, राम सर को पूछा, उसके बाद में तुषार सर को उन्होंने ये पूछा भाई तू देगा कितना मेरे को, वो करते करते प्रोजेक्ट रखा गया हमारा। ठीक है, सो दैट इज द अभी इन्होंने कहा कि तू क्या देगा, ये सोचते सोचते प्रोजेक्ट हटा दिया। yes. अच्छा पीएमसी क्या करता है, वो ये क्या दे रहे वो क्या रहे नहीं देखते हैं 100%, क्योंकि जब आप दूसरा आदमी अपने को क्या दे रहा है ये सोच के अगर हम लोग चलने लगेंगे तो इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो पहले जो अच्छा पीएमसी रहेगा वो आपको आपका जो एग्जैक्टली कितना आपको मिलना बराबर मिल सकता है वो पहले आपको बता देता है। ऐसा नहीं, और ये फिजिबिलिटी ना अपने मेंबर्स के लिए देते हैं। वेरी फ्रैंकली दिस इज नॉट द फिजिबिलिटी हम किसी डेवलपर को देने का, कि अपने मेंबर्स को एक अंदाज आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है। अगर वायबल है तो कितना हद तक हम लोग डिमांड कर सकते हैं, बस उतना ही उसका इम्पोर्टेंस है। अगर आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो आप वो पकड़ के बैठोगे, क्योंकि अगर पीएमसी का भी कैसे अलग अलग पीएमसी रहते तो उनके पैरामीटर्स थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते। कुछ पीएमसी का वर्किंग अगर 30% है, कोई पीएमसी बोलेगा 40%, और डेवलपर का वर्किंग रहेगा वो बोलेगा मैं सिर्फ 25% से ऊपर जा ही नहीं सकता। लेकिन एक बार मेंबर्स के दिमाग में बैठ गया कि मुझे 40% ही मिलने चाहिए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, योर प्रोजेक्ट 8-10 साल रुक जाएगा। अच्छा पीएमसी कभी भी आपको लालच नहीं देगा, जो फैक्ट्स है वो बताएगा कि इतना इतना मैक्सिमम बन सकता है, इतना खर्चा है, और ये खर्चा रिकवर करने के लिए इतना कम से कम माल सेल करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोजेक्ट वायबल होगा। बराबर, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, आप एडवोकेट हैं सर? सभी एडवोकेट क्या सर, मैं आपको पूछता हूँ, हमारा कोर्ट में जाना है, क्या हमको एडवोकेट का जरूरी है? आंसर जरूरी नहीं, एक पर्सन अपेयर हो सकता है, एक अपेयर कर सकते हैं, यस, बट व्हाई दे गो विद द एडवोकेट? बिकॉज़ देयर इज अ प्रोफेशनल, देयर इज अ पर्सन हु इज in that area line and he knows the court procedure practically, the procedure, exactly the procedure. So here is a project management consultant जिनका एक्सपोजर उस लाइन में है, वो जानते हैं कि कौन सा बिल्डर कितने पानी में कितना अच्छा डिलीवरी कर सकता है, उसका अलग अलग डीसीआर रूल क्या है, उसका फिजिबिलिटी कैसा हो सकता है, इसको फिजिबिलिटी में कैसा कन्वर्ट कर सकता है। So your question is whether legally PMC is required? Answer is no. That is what. So simple. Legally, whether the advocate is required to appear before the court? No. But we take the advocate for few guidance. Same way, PMC is not legally required. सर 3312B के तहत में आप जो बताया तो उसको कितना 405 स्क्वायर फीट का घर दिया जाता है। अगर उसको वो अगर सेल का खरीदी करना चाहता है डेवलपर से तो वो ले सकता है क्या एरिया? नहीं, 3320B में जो 405 वगैरह 12B में जो है वो मिनिमम उसको जो 300 स्क्वायर फीट प्लस जो फंजिबल आता है 405 हो जाता है। अगर वो फ्लैट 500 फुट का बनता है और वो उसको 95 स्क्वायर फीट का अगर वो डेवलपर को पैसा देता है तो वो दे सकता है क्या? जो जिनको हम लोग हैंड ओवर करते हैं जो फ्लैट्स, वो फ्लैट्स हम लोग बड़े नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी के लिए अब ये 3312B हम लोग करते हैं, बराबर। तो सोसाइटी मेंबर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको 300 स्क्वायर फीट के देने के, क्योंकि पीएपी का बात कर रहा हूँ। हाँ, पीएपी में नहीं दे सकते, एरिया बढ़ा के नहीं दे सकते, तो उसका कुछ लिमिट नहीं होगा। सिर्फ मेंबर्स के लिए हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा दे सकते, मेंबर्स के लिए हो सकता है, मेंबर्स के लिए। दूसरा जो एक टेनेंट को क्या जैसा 35% फंजिबल, इसके अलावा कुछ है, कुछ जिम्मेदारी क्या है? एक टेनेंट को क्या एरिया मिलना चाहिए? Tenant means you mean cess building या housing society? cess building. Cess building. Okay. cess building में टेनेंट को क्या एरिया मिलना चाहिए और वो उसको क्या भाड़ा देना चाहिए गवर्नमेंट के कायदे से, और उसको मतलब एक समझो कि वो शिफ्ट होता है, कोई बोलेगा मेरे को 200 रुपया भाड़ा चाहिए, तो कायदा में कोई तरतूत है कि उसको रेंट इतने तक होना चाहिए कि एरिया वाइज देना चाहिए या क्या है? ऐसा कुछ तरतूत है कायदे में? नहीं, कायदे में रेंट के बारे में कुछ भी प्रोविजन नहीं है। जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट आपके एरिया में चालू है वो मिनिमम उतना किसी भी मेंबर को मिलना चाहिए। वो डिसाइड कौन करेगा? हु इज डिसाइड? वो जो सोसाइटी करेगी। ये सोसाइटी ने वो दिया कि तेरे को 70 रुपया 80 रुपया स्क्वायर फीट के पीछे देने का,
वो मान्य नहीं करेगा। नहीं, तो वो- उसके लिए कोई अथॉरिटी है क्या है। कि वो अथॉरिटी ऐसा कि भाई ये भाड़ा इस एरिया का होना चाहिए? जनरल बॉडी, सोसाइटी में जनरल बॉडी इज द अथॉरिटी। एक बार जनरल बॉडी ने डिसीजन ले लिया कि हमारे सोसाइटी के लिए 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेंट चाहिए, तो जनरल बॉडी इज द अथॉरिटी। मैं अभी आपको बोलता हूँ, जो टेनेंटेड बिल्डिंग रहती है उसका लैंडलॉर्ड रहता है और स्टेट की प्रॉपर्टी है, दादर, साइन, चैम्बूर सारी स्टेट की प्रॉपर्टी है। फिलहाल कोई अथॉरिटी नहीं है। उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है ना, सवाल ये नहीं। सेस बिल्डिंग के लिए लैंड ओनर या बिल्डर जो तय करेगा वही। कमिंग टू द पॉइंट, इन्होंने जो बताया कि डीसीआर में डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 में सबब के लिए अलग डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है और मतलब एक ही में अलग अलग ये है नियमावली है, और सबब के लिए अलग है, सिटी के लिए अलग है। सिटी के लिए नहीं है। 2034 इज द पहला डीसीआर जो साउथ मुंबई के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल में एडिशनल एफएसआई, टीडीआर, रीडेवलपमेंट का पूरे प्रावधान आया है। अदरवाइज इसके पहले सिर्फ एसआरए और सेस बिल्डिंग होता था। अभी हाउसिंग सोसाइटी बाकी का सब रीडेवलपमेंट हो सकती है और ये जितने भी है अलग अलग नियमावली के हिसाब से होती है। इसके लिए आपको एक कंसल्टेंट हायर करना बहुत जरूरी होती है और माड़ा के लिए अलग है, एसआरए के लिए अलग है, आपका सेस बिल्डिंग के लिए अलग है, आपका प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का अलग है, बीएमसी का टेनेंटेड बिल्डिंग अलग है और वही अलग आपका ओनरशिप है तो और अलग है और सबब में है तो और अलग है। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लैंड प्रॉपर्टी, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज एंड किस तरह से उसको रेगुलेटेड हुआ है। टेनेंट एक है, एक लैंडलॉर्ड है और टेनेंट बोलता है कि मेरे को मेरा 500 कारपेट एरिया है, मेरे को 1000 फुट चाहिए, तो कायदे में 35% देने का है और ज्यादा देने का है? कायदे में 35% ही है। हाँ, अगर लेकिन जो सेस कैटेगरी के हैं तो उनको 300 स्क्वायर फीट बेस वो तो मिनिमम। वैसा ही है। उसके बाद अगर उसका 500 का घर है हाँ, तो अगर फिजिबिलिटी में 700 का 800 का पॉसिबल है हाँ। तो डेवलपर के ऊपर है देने का कि नहीं। लेकिन कायदे से हम लोग ज्यादा से ज्यादा 35% तक डिमांड कर सकते हैं। और बहुत एक्जिस्टिंग एरिया प्लस 35%। और पंजीबल के बारे में भी लोगों के दिमाग में ऐसा है कि जो 35% मुझे मिलना चाहिए, बराबर, वो कंपलसरी डेवलपर ने देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई फिजिबिलिटी में 35% भी वायबल नहीं होता, तो अगर वो 20% देता है तो 15% जो उनका नहीं देता है ना, वो सेल्फ कंपोनेंट में नहीं यूज कर सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 35% कंपलसरी वो प्रोजेक्ट में देना ही चाहिए। अगर नहीं देता है तो उसको वो डेवलपर का 15% यूज नहीं होगा। इतना ही अपना को प्रोटेक्शन है। एचयूएफ में जिसने घर खरीदी किया हुआ है वो भी टेनेंट है और टेनेंट एचयूएफ में लिया हुआ है, तो वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कि उसका तो बता आदमी में नाम नहीं होगा। नहीं, जो टेनेंट एचयूएफ है उसका कर्ता का नाम से ही होगा। डायरेक्ट एचयूएफ है तो भी उसका नाम तो होगा ना, कर्ता का नाम तो होगा। अगर वो एचयूएफ में लोग घर लेते हैं, कोई उसका स्टाफ रहता है, कुछ रहता है उसके अंदर, अगर वो ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, ऑथराइज्ड सेक्टर, हाँ, और प्लान में पास है, उसके पास लाइट बिल है वगैरह सब है एचयूएफ के नाम से, और उसका अगर मतदार यादी में नाम नहीं है, जो चीजें जो कुछ मांगते हैं और भी एडिशनल पूरा अगर नहीं है, तो मुझे लगता है वो जो रहता है उधर उसका तो नाम मतदार यादी में रहेगा। एचयूएफ वाले एचयूएफ जो करता है उसका नाम तो होना चाहिए, या नहीं तो उसका फैमिली का कोई मेंबर का नाम तो होना चाहिए। वो इंडिविजुअली केस देखना होगा, बट मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपको प्रूफ देना होगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट वांट्स देयर हैज टू बी प्रूफ। उसमें क्या है 33(7) में एक्चुअल में रहने वाले को घर देने का, बराबर 96 के पहले का जो भी पुरावा उसके पास Absolutely. होगा सही। उसको घर देने का है। बिल्कुल। अगर वो 96 के पुरावा में पहला कोई फर्स्ट आदमी रहता था और वो बेच के एचयूएफ को बेच के चला गया और उसके पास में वो पुरावा नहीं है, अभी 6 महीने में लिया उसने घर और वो रिडेवलप में गई सोसाइटी, उनको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए। यदि नहीं देते हैं तो आपको कोर्ट में जाके उसको प्रावधान है आप ले सकते हैं। 100% स्ट्रक्चर 1996 का पहले है, उसका एसेस है, सब कुछ है, और आपको सिर्फ नाम अभी बदला है, दैट इज परमिटेड। आप पहले का प्रूफ और अभी का प्रूफ देंगे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिसके पास गैरेज है, गैरेज की लोगों ने दुकानें बनाई है, बराबर, गैरेज की दुकानें बनाई है और उसके अंदर 96 के पहले का उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कॉमर्शियल है उसके पास, बराबर, तो उसको शॉप मिलेगी? नहीं इसमें कैसे है, मिलेगी। मैं बताता हूँ। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना हाँ, कि माड़ा में कैसे है, जो 33(7) जो सेस कैटेगरी का जो रूल है,
उसमें अल्टीमेटली माडा अथॉरिटी सर्टिफाई द एरिया एंड द यूजर। अगर माडा के पास प्रूफ है उसने कि ये बहुत पहले से कमर्शियल कर रहा है और माडा ने सर्टिफाई किया कि इट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे होती है, तो डेफिनेटली उसको कमर्शियल मिलेगा। अगर माडा सर्टिफाई नहीं करती है तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। राइट, मतलब मेरा जो कहने का जो तात्पर्य ये था कि जो पहले गैरेज यूज करता था फिर उसने दुकान बना दी 96 के पहले में, और उसके पास में सारे पुरावे हैं कमर्शियल के, बराबर, तो उसको तो दुकान मिलेगी 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 मिलेगी। और दूसरा एक है कि जो फायर का जो अभी जो नया रूल्स महाराष्ट्र विधानसभा में कैबिनेट ने कुछ अप्रूव किया कि फायर लिफ्ट देने का, तो क्या 70 मीटर्स के ऊपर वालों को लिए है क्या अंदर वालों के लिए, क्या है उसका क्या नया रूल क्या आपको 24 मीटर 32 मीटर से ऊपर जो बिल्डिंग जाएगी हाँ उसको फायर लिफ्ट इज कंपलसरी 32 मीटर के ऊपर अप टू 70 मीटर अब तो फायर लिफ्ट इज कंपलसरी, कंपलसरी। यस, इधर रखते हो अगर 70 मीटर्स की जो भी बिल्डिंग है अगर देखो अपने यहाँ 2034 में नहीं लिखा हुआ है 2034 में ही है, उसमें कैसे है अगर प्लॉट एरिया बहुत से छोटे रहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट 9 मीटर की रहते हैं वन साइड रोड को परपेंडिकुलर। अगर रोड को 9 मीटर हम लोग दे पाते हैं तो फायर लिफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत से प्लॉट ऐसे है कि जहाँ पे 6 मीटर देना भी बहुत मुश्किल होता है, तो अगर वो 6 मीटर देते हैं तो एक उन्होंने थोड़ा सा उनको रिलीफ दिया है कि भाई ठीक है हम लोग 6 मीटर दे दिया, अभी कम से कम एक फायर लिफ्ट तो दे दो। तो दिस इज द प्रोविजन इज देयर, अगर यू कैनॉट प्रोवाइड द 9 मीटर विड्थ perpendicular to the road one side, you have to give fire lift at the mid landing or landing level of the staircase. It is बहुत compulsory. सारी 70 मीटर की बिल्डिंगों के अंदर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। नहीं ये पहले की बात पहले कर रहे के- हैं, अभी की बात कर रहे हैं। अभी मैं बोलता हूँ ये विधानसभा में जो नया बिल अभी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। कैबिनेट में जो किया है ना, मैं बोलता हूँ सर, आप मुझे बिल्डिंग का आरटीआई का भी कुछ इधर लोग है ऐसा कुछ सुना है आर्टिस्ट आज दे रहा है, तो अगर किसी ने परमिशन दिया है तो हम लोग डालते हैं ना, तो मैं भी ऐसे सब बिल्डिंग्स के ऐसा नहीं होगा 100% नहीं होगा सर। पूछता हूँ नहीं नहीं तो ये जो है ना अभी जो आप जो बोल रहे हैं ना 70 मीटर्स का और 70 मीटर के अंदर की जो पहले जो बिल्डिंगें जो थी ना, अभी जो महाराष्ट्र विधानसभा में नया जो कैबिनेट ने फायर्स के जो रूल्स अप्रूव किए हैं ना, उसके अंदर फायर लिफ्ट का प्रावधान किया है, लेकिन पहले प्रावधान नहीं था। नहीं क्या है मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे सेल्स बिल्डिंग हो या सोसाइटी रिडेवलपमेंट हो, अंडर दैट डेवलपमेंट सपोज डेवलपर इज 100% liable to give rent to the society member या सेल्स टेनेंट, whether it is advisable under law, it is not any provision is there, but whether it is advisable to that particular member or the tenant, if the developer is not making any payment but he is giving you possession rate, he is asking you to take the possession, whether it is advisable to that tenant or to that society member to take the possession and give up that rent, or first recover that rent for whatever years of arrears and then take the possession. नहीं देखिए घर तैयार है, आपका 12 बकाया है दैट इज पेंडिंग, तो मुझे लगता है घर तो लेना ही चाहिए, घर रुकने का सवाल ही नहीं। यू व्हाट इज अवेलेबल इट शुड बी इमीडिएटली टेकन, तो पोजीशन आपको लेना है। रेंट के लिए आप अपना एडवोकेट को अपॉइंट करके आप रिकवरी 100% कर You सकते हैं। can. एब्सोल्युटली Second question. I mean, Just but by not taking, you will be further incurring a loss of rent, and again your maintenance also will go up, and you are not using the property. It is not good sense. And second question to both. And just because you have taken the position does not mean that you lose the right on the earlier rent. हाँ, ये हो सकता है, कई बिल्डर लोग ये करते हैं, आपको पूरा मिला किया करके आप लिख के दे दो, तभी मैं पोजीशन दूंगा। ठीक है, आप वो लिख के भी दे दो, पोजीशन भी ले लो, अगला दिन जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो कि आई वाज फोर्स्ड टू डू दिस, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव गिवन द पोजीशन। आप उसको रिट्रैक्ट करो और फिर कोर्ट में जाओ, यू विल 100% गेट योर रेंट। The second question, whether Mhada or suppose a building is I am talking about a sales building, because the society we have a sales building है, sales building में already the tenant is approved by Mhada, his name is Annexure 2, yes, his name is reflecting in the Annexure 2, and subsequently after 3 years 4 years there is a dispute between the tenant, and
the tenant, the actual tenant's brother is now filing the cases before the MADA. In fact, the BMC has written a letter saying that this is a legal issue. Whether MADA, BMC or any person cannot take the decision on this, you go before the appropriate court and whatever issue is there you can file it. The developer has executed the registered agreement, PA हो गया, building is now developed, about to get a possession, and now the MADA has subsequently undertaken the hearing with respect to that the brother of that tenant. Order passed कर दिया saying that yes, you are also entitled to get this premises, but the already annexure was given. PA to old person. to the old person, PA was executed, it is registered. Now the possession is going to give that to the old tenant. So whether the order passed by this MADA, whether it has any sanctity or This is a quasi-judicial authority. It has its own sanctity. We cannot say that legally they don't have the rights. तो उन्होंने अपने हिसाब से किया है, which is an appealable order. right. आपको immediately either there is an appellate tribunal also in the MADA also there is an appellate authority. Right. आप appellate authority में जाओ MADA में, यदि आपको लगता है वो नहीं है तो then you have to go to the high court read. क्योंकि jurisdiction तो है. It is not MADA is the one who has certified. Right, but MADA has have changed the stand. I know. They have taken two different stand. पहला एक ब्रदर को दिया, दूसरे टाइम दूसरे ब्रदर को दिया. वो कोई मैनेजमेंट हुआ होगा. But I understand. this is the own property of the developer, the owner. When there is a three subsequent owners of that land has given that rent receipt on the old tenant for last 30 years. Yeah. And without going into that, so it's a नहीं, it is a legal tangle है. इसमें Yes. legal facts वगैरह देख के कोर्ट अपना निर्णय देगी. right. But we cannot say that MADA does not have the authority. It has its own authority. But of course it is challenging. challenge. सर एक SRI में जो गाइडलाइंस है कि 10 साल तक घर भी बेच सकता है, बराबर. उसको कोई गवर्नमेंट कम अभी 5 साल की है. 5 साल अभी पाँच साल अभी तक नहीं किए। नहीं किया ना, एक का प्रोसेस. हो जाएगा। हाँ, अभी माडा के लिए 5 साल किया है. माडा के 5 साल किया है और SRA का चल रहा है. यस. ये जो 10 साल आप लोग सब 5 साल का मैं हम लोग सुनते 1-2 साल हो गए, बराबर. लेकिन वो 2 साल में अभी भी नहीं हुआ है और अभी भी कायदा बना नहीं है, बराबर. और वो कायदा नहीं बनने से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है. बिल्कुल. सवाल है कि 133 नंबर का SRA गाइडलाइंस में एक सर्कुलर था कि जब 10 साल हो गया पूरा, क्योंकि पहले SRD थी फिर SRA आया, सब उसमें ये हुआ, तो 133 सर्कुलर्स में पहले क्या था कि सोसाइटी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करके रहे, 10 साल के बाद बेचा हुआ तो सोसाइटी को ट्रांसफर करने का अधिकार था. लेकिन उसके बाद में 145 का एक सर्कुलर आप लोगों को मतलब निकाला हुआ बराबर. SRA ने जिसमें ट्रांसफर फीस लेने का, बराबर. ट्रांसफर्स में मतलब जितना स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं उतने आपको स्टैम्प ड्यूटी देना. स्टैम्प ड्यूटी 5% ऑफ 5% जितना स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं वो भरने का, ये करने का. लेकिन जब LY जब इशू किया था तो उसमें क्या लिखा हुआ है LY के अंदर कि 10 साल में हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं. उस समय ये सारी कंडीशन उसमें लिखी नहीं थी, तो ये कायदेसर है कि नहीं है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना सही है. जब LY किया था आपको बोला कि 10 साल के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम ट्रांसफर फी लेंगे या नहीं लेंगे. बट सर्कुलर नंबर 145 बोलता है कि आपको ट्रांसफर फी देना है, जितना स्टैम्प ड्यूटी भरा उतना ट्रांसफर फी देना है. तो ये चैलेंजिंग है. दिस सर्कुलर वो मे बी हैज नॉट सपोर्ट ऑफ द एक्ट आल्सो. ना SRA का एक्ट का सपोर्ट है, ना कोई प्रावधान है. ये सर्कुलर निकाला है, उस हिसाब से लोग जो है 5% है ना दे के ट्रांसफर कर रहे हैं. सिर्फ 5% में नहीं होता है. तो इसको एक PIL आपको करना होगा, उस सर्कुलर को आपको चैलेंज करना होगा. अभी तक किसी ने किया नहीं. यदि आपको ये एक्टिविज्म करके करना है तो आप जरूर कर सकते हैं एंड यू विल सक्सीड. जितने भी आज देखो BMC सालों से कि ये जो अर्बन ULC अर्बन लैंड सॉरी अंडर LUC लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन, लैंड अंडर LUC जो है वो नॉट ओनली ऑन द प्लॉट ऑफ द लैंड, वो अपना पोटेंशियल जितने आप 4 FSI का IOD दिया तो 4 FSI का 4 टाइम्स लगा चुके. मैटर हाई कोर्ट ने भी बोला कि गलत है क्योंकि कायदा डज नॉट सपोर्ट यू. फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है और सबको रिफंड करने को बोला सुप्रीम कोर्ट ने. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये जो सर्कुलर है ना, इट इज नॉट लीगली सपोर्टेड. आई एग्री. तो आपको चैलेंज करना है.
दूसरा सर एक है कि 999 साल की स्टेट की सारी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट ने लीज पे दी है, बिल्डिंग है सर, बहुत सारी बिल्डिंग। बीच में वो ग्लेक्सो का प्रॉब्लम हुआ, ग्लेक्सो का प्रॉब्लम के बाद में महापालिका ने 30 साल का लीज उसका किया कि 30 साल में 30 साल के हम लीज देंगे आपको 999 साल का। तो बहुत सारे लोग कोर्ट में गए, उसका चैलेंज हो गया। लेकिन वो लीज रेंट का जो इशू है, वो लीज रेंट का इशू में अभी बिल्डिंग स्टेट की तैयार हो गई तो आपको लीज रेंट देना पड़ेगा बाद में। बराबर। तो लीज रेंट का पैसा कितना होगा एक एक टेनेंट का? बराबर। ह्यूज अमाउंट है। यूज अमाउंट 15,000 20,000 लीज रेंट आएगा। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट्स को या सरकार को, आपके ध्यान में ये पॉइंट मैं इसलिए ला रहा हूँ, आपके ध्यान में होगा ये सारी चीज। बिल्कुल। लेकिन ये लीज रेंट का बॉम्बे शहर में आज हमारे उधर पूरा दादर हो, माइम हो, ये सब पूरा टोटल एरिया बीएमसी स्टेट की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। तो वो अभी तक लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि वो हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। बिल्कुल। और जिस दिन हाईकोर्ट का तोड़ स्टे टूट गया उस दिन बॉम्बे शहर में लोगों को कितना लीज रेंट भरना पड़ेगा, वो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस टाइम में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो वो निर्णय लेगी बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। आज आप जो बोल रहे हैं ना सही है सर। ह्यांचं काय म्हणणं आहे की ज्या बीएमसी से जमीन आहे यू मे बी अवेयर सो बीएमसी हैज गिवन अ स्टे sorry high court has given a stay and therefore government is taking an undertaking, BMC is taking undertaking, जो भी बकाया होगा, जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा उसके साथ आप भरोगे। बट कौन भरेगा? गवर्नमेंट को वो अधिकार है, वो वेव आउट कर सकते हैं, उस टाइम कर सकते हैं। और वो ऐसा टाइम एंड अगेन हुआ है बहुत बार, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आप तो ये नहीं समझ रहे हो कि आप लोग जो करते हैं सब कुछ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ लास्ट में कि महापालिका लूट रही है, स्टेट डिपार्टमेंट लोगों से जो जिस तरह से प्रीमियम, जिस तरह से जो सब चीजें ले रही है, उसमें क्या आज एक सवाल ऐसा है कि इतनी सारी स्टेट की प्रॉपर्टी डेवलप क्यों नहीं हुई? वो डेवलप नहीं होने का कारण स्टेट डिपार्टमेंट खुद की दादागिरी अलग चलाते हैं। वो इवन कमिश्नर का भी वो जो बोलते नहीं, ये हमारी स्टेट की ये पॉलिसी है, इसके अनुसार होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो इनका जो लॉट ऑफ प्रीमियम, जो दूसरा जो जितने भी चार्जेस दुनिया भर के, तो डेवलपमेंट उसकी वजह से नहीं हो रहा है। हुकुमराज, ये जो एग्जिस्टिंग डीसी रूल है उसके बारे में हमें अवगत वो है, उसमें ये सर क्या चाहिए ये सरकार, बिल्कुल वो ये सरकार नहीं है, मैं सरकार हूँ। बिल्कुल आप गलत आदमी के सरकार के लोग बैठे इसलिए बात कर रहे हैं। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ व्हाट इज possible, yes, what can be explored rather exploit, that is why they have been called and that is why they are here. So I think ये बहुत सारे रूल्स जो है जो बेंड किए गए, जो अमेंड किए गए, इसी वजह से अमेंड किए गए क्योंकि वक्त के साथ साथ उसमें जो बदलाव चाहिए तो वो लायक है। तो इसमें भी होगा क्योंकि ये सिर्फ स्टेट वाले दादागिरी नहीं करते, कलेक्टर वाले इससे ज्यादा दादागिरी करते हैं। मैं जहाँ बांद्रा में रहता हूँ वो सारा बैंड स्टैंड वो सारा कलेक्टर का है। वो एक जमाने में 99 इयर्स का था, अभी 30 इयर्स का होता है। और वो ये जो होता है आपका ये रेट होता है ना रेडी रेकनर, उसके हिसाब से चलते तो ये होता है कि 25-30 साल में आप इतने पैसे दे चुके होते हैं तो कहीं और तो बड़ा प्लान भी ले सकते हैं। ऐसी वहाँ है वो, तो वो बहुत सारी इश्यूज है सबके लीज रेंट के कायदे अलग है। प्रश्न विचार सर अभी सर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात किया, एसएस बिल्डिंग का बात किया। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, हेरिटेज बिल्डिंग को लेके कुछ रीडेवलपमेंट का इश्यूज है क्योंकि बेसिकली टाउन में सर बहुत सारी बिल्डिंग हेरिटेज है जो मोर देन 100 इयर्स है। तो सर ऐसा कुछ है डीसीपीआर में 2034 में जो हम जैसे लोग जो हेरिटेज बिल्डिंग में रहते हैं उनको कुछ रीडेवलपमेंट, टेनेंट्स रेडी हैं बट लैंडलॉर्ड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कोई केसेस में लैंडलॉर्ड भी ट्रेसेबल नहीं है और टेनेंट हम लोग रेडी हैं, तो सर उस केसेस में कुछ 2034 में कुछ प्रोविजन है? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। उधर भी अगर कौन से कैटेगरी में है, हेरिटेज में भी अलग अलग कैटेगरी है, तो जो अगर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी रहेगी तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट क्योंकि वो रिटेन करना पड़ता है एट द मोस्ट जैसा है वैसा रिकंस्ट्रक्ट। लेकिन जो हेरिटेज का जो स्ट्रक्चर है, जैसा उसका दिखावा है, जैसे एलिवेशन फीचर्स है,
उस टाइम के, वो हिसाब से सिर्फ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने चाहिए जैसे नॉर्मल प्लॉट को मिलते हैं, तो वो FSI वो कैलकुलेट करते हैं, फिर उतना पोर्शन का आप TDR जनरेट कर सकते हो। तो TDR आपको मार्केट में सेल करके वापस रिकंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करने का प्रावधान उसमें 2034 में है। यू हैव टू जनरेट अ TDR। Sir, what is the procedure after 10 years SRA में जो ट्रांसफर होता है, if the seller is not traceable? ये मुझे लीगली बोलना। हाँ बोलिए। अगर सेलर ट्रेसेबल नहीं है या फिर उनकी डेथ हो गई है, उनकी लीगल हाइट्स कोई नहीं है, बराबर। आपने पहला एग्रीमेंट किया होगा, हाँ। बराबर है। वो एग्रीमेंट को बेस लेके आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके नहीं, नोटराइज होगा, जो भी होगा, यू विल हैव टू टेक एक्स पार्टी ऑर्डर, और वो सामने आके रजिस्टर नहीं कर रहा है तो आप एक्स पार्टी ऑर्डर लेके रजिस्टर के थ्रू ही, मतलब उधर का जो कोर्ट एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड, कोर्ट रजिस्टर विल बी अपॉइंटेड, एंड उसके माध्यम से होगा, क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं है। नो डिफिकल्टी। करेक्ट। सो ये इज अ कोर्ट प्रोसीजर होगा। दूसरा, आपको कोई प्रावधान नहीं। और यदि ये जो क्या बोलते हैं SRA बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वो ट्रांसफर भी नहीं करते, तो वो आपको कोर्ट के माध्यम से। अच्छा, ये एक सवाल ये भी था, हालांकि मेरा सवाल पूछना सही नहीं होगा, पर फिर भी CRZ में जो तब्दीली आ गई है, 500 मीटर था, 300 मीटर किया, जो हमारे दौरान हमने किया था, MCZM हमने लाया था, और उसके बाद 100 मीटर का केंद्र सरकार ने इसको 50 मीटर किया है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है क्या? और ये जो ये आपका फंजिबल, ये सारा उसमें ऐड करते हैं क्या? यस, बहुत ही सही सवाल, क्योंकि टाउन में या जो अपना जो सिटी है, कोस्टल सिटी है, तो मोस्ट ऑफ दिस CRZ में आते हैं। तो नाउ अगर कोई भी प्रॉपर्टी CRZ2 में रहेगी, CRZ2 आई एम सेइंग स्पेसिफिकली CRZ2, तो जो नॉर्मल प्लॉट रहता है, सब बेनिफिट्स नॉर्मल प्लॉट जैसे उधर भी मिलते हैं, पंजीबल मिलेगा, TDR मिलेगा, FSR सब कुछ मिलेगा। CRZ2 मतलब 500 मीटर के इस तरफ है ना? नहीं, अभी 100 to 550 मीटर उधर 150 उसका जो डिस्टेंस था वो कम कर दिया है। 50 मीटर तक लाया था, 150 फीट। राइट। वो जो पहले था वो 300 था, राइट। सबसे पहले तो 500 को हमने 3 मीटर, अगर कांग्रेस की सरकार थी तभी 300 मीटर किया था MCZ के माध्यम से, और उसमें 2 पार्ट किए थे, MCZ1, MCZ2। बट अभी केंद्र सरकार ने ये कानून 50 मीटर पे ही लाया है, यानी 150 फुट के ऊपर उन्होंने लाया है, तो उसमें एम्बिग्विटी बहुत सारी है, वो अपने अपने हिसाब से। एम्बिग्विटी सर नहीं, अभी श्योर 100% कैसे रहता है, अगर वर्षों में भी बहुत से पहले प्लॉट जो थे, जस्ट एग्जाम्पल वर्षों है सारा, तो उधर कैसे एकदम सी को लग के रोड है, बराबर पैरेलल चलता है, उसके ये साइड में अभी जो जितने भी प्रॉपर्टीज है सब अभी CRZ2 में है आगे, तो वहाँ पे रिडेवलपमेंट अभी 100% हो सकता है। जैसे मरीन ड्राइव हो गया, Yes, ये right. हमारा चौपाटी हुआ, Yes, yes. जैसे ये हुआ बाबुलनाथ हुआ, वगैरह वगैरह सब राइट, तो जस्ट टू मेक श्योर। दूसरा ये ग्रीन जोन में ये सारी चीजें नहीं, ग्रीन जोन में अभी भी वैसे ही है पूरा, थोड़ा सा एकदम नॉमिनल उसमें जो है उतना ही परमिसिबल है, मैक्सिमम में तो कुछ 0.3 बस 0.3, उससे ज्यादा है जाना, क्योंकि वो चीजें है, वो हालांकि पॉलिसी की है, वो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन द हाउस। Yes. मी प्रथम आपले आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रभू सर आणि गणपती सर यांचा आभार मानतो की त्यांनी आज आपल्याला वेळात वेळ काढून या 2 विषयावरती फार चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं। बऱ्याच लोकांच्या मनात जे काही प्रश्न होते त्यांनी सविस्तर उत्तर दिली। मी जसं मगाशी सांगितलं की बऱ्याचशा वॉर्डमधून, आणि जसं सर म्हणाले की
आपण एक डिस्ट्रिक्ट लेवलला हा प्रोग्राम जेवढ्या जास्त डिस्ट्रिक्टला आपण हा करायचं लवकरात लवकर त्याचं प्रयोजन करू आणि तुमच्या अवेलेबिलिटी प्रमाणे आणि एक शनिवार रविवार वगैरे करून जास्तीत जास्त माणसांना म्हणजे आपल्या जनतेला त्याचा लाभ घेता येईल. आता सर तर इथे आहेत आणि बरेच प्रश्न विचारले, स्वतः डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहेत आमच्या एरियाचे, दादर माहीम एरियाचे, तर सुरुवात आपण कदाचित तिकडनंच करूया. डिस्ट्रिक्ट से परेशान. तर मी आता एक कार्यक्रम इथे बॉटम लाइन ऐसी है कि गांधी समझने के लिए ये जो ब्रेन है वो इट शुड ग्रो. Those who are commenting on Gandhi, they don't have the answer. That is the bottom line. Because to understand Gandhi, you need to, grow your brain, and they don't have brains. They cannot grow like that. So sometimes कभी-कभी ये होता है, गांधी जब जीवित थे तभी उन्होंने बहुत सारे पत्थर खाए. अब जब जीवित नहीं तो ये बचे कुछ लोग पत्थर लीगल ह्युमन राईट्स आणि आरटीआय डिपार्टमेंट तर्फे मुंबई काँग्रेसचे आपले लाडके अध्यक्ष भाई जगतापजी, मुंबई काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन संदेशजी यांचा खरंच खूप खूप आभार मानतो, कारण त्यांचा नेहमी मला सपोर्ट असतो आणि त्यांच्या सपोर्टमुळेच हे सगळे कार्यक्रम प्रत्येक महिन्याला एक आता सध्या आम्ही ठरवलेलं आहे. नंतर ते हळूहळू वाढवू. सध्या प्रत्येकाचा वेळ वगैरे बघून आपल्याला करावं लागतंय. तर एक सध्या तरी आम्ही असं डिसाईड केलेलं आहे की प्रत्येक महिन्याला एका विषयावरती आपण चर्चासत्र ठेवायचं किंवा एखादा मोठा प्रोग्राम ठेवायचा, जेणेकरून एक जेवढं आपल्याला या गोष्टींचं अवेअरनेस करता येईल तेवढं आपण लीगल इश्यूज असतील किंवा काही सामाजिक इश्यूज सुद्धा असतात की जे या गोष्टींशी निगडीत असतात, किंवा काही व्याख्यान जसं म्हटलं की अविनाश व्यक्तीसारखा आपल्याकडे व्यक्ती आहे. गरजेचं नाहीये की लीगल डिपार्टमेंट आहे म्हणजे आपण प्रत्येक वेळेस कायद्यावरतीच बोललं पाहिजे. आपण कदाचित अशी चर्चासत्र ठेवू शकतो की याच्यामध्ये या गोष्टींवरती आपण चर्चासत्र करू शकतो. तर मी खरंच या दोघांचं आभार मानतो. सिनियर सर आमचे हेमंत दुबे सर पण आलेत आज, खूप दिवसांनी त्यांना मी त्यांचेही आभार मानतो. आणि आमचे आपले प्रभू सर आणि टेंडुलकर सर यांचं मी खरंच आभार मानतो. थँक्यू. डोमेस्टिक व्हायलन्सवर आणि महिलांसाठी घ्यावं विनंती आहे. होईल. प्रत्येक महिन्याला एक विषय तुमचा महिना महत्त्वाचा आहे महिलांसाठी, म्हणून घ्या. चालेल, मग सांगा तुम्ही. महिला दिन येत महिला दिन आहे त्याच दिवशी हवा असेल तर सांगा. त्यासाठी विशेष करून आता महिलांनी एक लक्षात घ्या, त्या सरकारने एक बिल आणलंय. कसलं? लव्ह मॅरेज साठी. त्यांनी पहिलं असं बिल आणलं होतं, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय. आणि त्यातलं आंतरजातीय सोयीस्करपणे काढलं, आंतरधर्मीय असं त्यांनी ते बिल आणलंय. आता आम्ही त्याच्यात ठोकाठोकी करणारच आहोत. परवाच्या दिवशी ठोकलंय. तर ते जास्त महत्वाचं, कारण त्याच्याने जग असं उलट आता फिरवायला लागलेच ते सगळं, पण तसं होत नाही. पण त्यांनी केलं आणि त्यांनी जी कमिटी केली आहे त्याच्यामध्ये कुणीही, म्हणजे आता आम्ही समजू शकतो हे एक्सपर्ट आहे. आज आपण त्याला का बोलवलं तर हे एक्सपर्ट आहे. आपण ठिपसेंना का बोलवलं कारण ते एक्सपर्ट आहे. त्या कमिटीमध्ये एक ऍडव्होकेट आहे आणि तो पक्का अर्धा चड्डी आहे आणि तो काय सांगणार त्याच्यामध्ये. बाकी सगळे मेंबर म्हणजे ते कार्यकर्ते असतात ना. काही कमिटी अशा आहेत की त्या कार्यकर्ता हा महत्वाचा नसतो, वो सब्जेक्ट जानने वाले चाहिए. जितनी भी कमिटी आज तक हुई कांग्रेस के जमाने में, एक हमेशा देखा गया कि उस सब्जेक्ट को जानने वाला. फिर वो अपोजिट है. वाजपेयी थे कमेटी में, बाकी तो छोड़ो. वाजपेयी थे, ये थे, अडवाणी जी थे. ऐसी कमेटियां जो इससे देश से जुड़ी हुई है. यहाँ तो कुछ और बात है.